आज के मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिमाचल में सतर्कता बढ़ी। तेंदुए के हमले से बकरी बचाने में महिला घायल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिरमौर प्रवास के दौरान मीडिया से की बातचीत। आतंकी हमले का पर्यटन पर असर। ढली संजौली बाईपास पर दरकी पहाड़ी। शिमला कालीबाड़ी मंदिर में अमावस्या पर भव्य समारोह। शिमला के गेयटी थिएटर में उजालों का हुजूम का भव्य विमोचन। रिज मैदान पर उमंग फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के तहत हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वीजा लेकर हिमाचल आए 13 पाकिस्तानी नागरिकों को 29 मई तक राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान से आए ये लोग विभिन्न समुदायों से संबंध रखते हैं और पर्यटन अथवा अपने रिश्तेदारों से मिलने हिमाचल पहुंचे थे। अब आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। साथ ही जिन लोगों के यहाँ ये ठहरे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए बाहरी राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र की सघन जांच शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद भी शनिवार को शिमला पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर हिमाचल में रह रहे जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। मंत्री जावेद अहमद ने बताया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रियों को देश के विभिन्न राज्यों में भेजकर वहां रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश में सभी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय है और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री ने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उपमंडल करसोग के गलू गांव में जंगल के किनारे एक तेंदुए ने बकरी पर हमला कर दिया। इस दौरान रास्ते से गुजर रही बुद्धि देवी पत्नी सोम कृष्ण निवासी गांव चोआ डाकघर नाज करसोग ने साहस दिखाते हुए बकरी को बचाने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर नजदीक बकरी चरा रहा चरवाहा भी मौके पर पहुंचा और शोर मचाकर अन्य ग्रामीणों को बुला लिया। सामूहिक प्रयास से महिला को तेंदुए के चंगुल से सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। इस हमले में बुद्धि देवी के चेहरे पर तेंदुए के पंजों से गंभीर खरोंचें आई। घायल अवस्था में महिला को ग्रामीणों ने पालकी में उठाकर लगभग 2 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक चिकित्सालय करसोग लाया गया। वर्तमान में अस्पताल में महिला का उपचार जारी है। वनखंड अधिकारी करसोग कृष्णबाग नेगी ने जानकारी दी कि तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरा लगा दिया गया है और घायल महिला को विभाग की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना के बाद सरकार और प्रशासन से गलू गांव तक सड़क सुविधा प्रदान करने की मांग की है। उनका कहना है कि गांव में किसी व्यक्ति के बीमार या घायल होने पर सड़क न होने के कारण उन्हें पालकी के सहारे अस्पताल तक लाना पड़ता है, जिससे पीड़ितों की हालत और बिगड़ सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिरमौर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद उठाए गए कदम सराहनीय है और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रमाण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के खिलाफ किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस समय सरकार के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी
ऑन सिक्योरिटी, वो जो है वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया। और वो फैसला ये लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है, और जिसमें इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट था उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा आदेश ये भी किया है हमारी केंद्र की सरकार ने कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीज़ा बना हुआ यहाँ, तो उनका वीज़ा रद्द कर दिया, और पाकिस्तान नेशनल कोई भी अगर देश के अंदर है तो उनको तुरंत कह दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ करके चले जाएंगे। और जो दूतावास है पाकिस्तान का, वहाँ की जो है वहाँ पर उस पर भी लगभग उसको बंद करने की दिशा में कदम उठाया है। उसकी संख्या वहाँ पर कर्मचारियों की भी बंद कर दी, कम कर दी। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, लेकिन पूरे विश्व से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया है, ये आप लोगों ने भी देखा। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दौर बहुत हम सब के लिए चिंता का भी है और गंभीर हो करके काम करने का भी है। और उस दृष्टि से ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, और ऑल पार्टी मीटिंग में भी एक फैसला ये प्रमुख रूप से आया है कि जो भी कार्यवाही करनी है केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है कि जो भी आवश्यक कदम उठाना है, जो भी कार्यवाही करनी है, तो पूरा देश उनके साथ है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतने के लिए जो है वो उनको तैयार रहना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया। आज एक कोने से दूसरे कोने तक सरकार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा रोष है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाइए कि मैंने कभी नहीं देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि जो ठेकेदार हैं वो भी धरने पर हैं। बाकी तो है ही है। कर्मचारियों के बारे में बोलते थे कि हम कर्मचारी हितैषी है। अगर कर्मचारी हितैषी है तो सचिवालय के बाहर धरना क्यों हो रहा है? चौड़ा मैदान में धरने पर कर्मचारी क्यों बैठे हैं? रिज के मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश को वर्तमान में इस व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में तबाही का ही आलम देखा है। और मैं समझता हूँ कि अब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आए, फिर वो रुके हुए काम चले, सड़क अपना आगे का सफ़र शुरू करे जहाँ रुकी हुई थी, और उसके बाद विकास के जो जितने भी काम हैं हिमाचल प्रदेश में जो बंद पड़े हैं उसमें शुरुआत हो सके। यही मुझे कहना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर भी गहरा असर पड़ा है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बीते सप्ताह के मुकाबले इस वीकेंड सैलानियों की संख्या में लगभग 50% तक की कमी दर्ज की गई है। हिल्स क्वीन शिमला और चायल में पिछले सप्ताह जहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 80 से 90% थी, वहीं इस सप्ताह यह घटकर मात्र 40 से 50% रह गई है। सोलन जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में भी वीकेंड टूरिज्म पर असर पड़ा है। बीते वीकेंड 100% ऑक्यूपेंसी रही थी, जो इस बार घटकर 50% पर आ गई। हालांकि कुल्लू घाटी में पर्यटक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो राहत देने वाली खबर है। उधर चंबा के डलहौजी में ऑक्यूपेंसी में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में निजी होटलों की ऑक्यूपेंसी वीकेंड पर 50% चल रही है। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा ने बताया कि वीकेंड पर ग्रुप बुकिंग वाले पर्यटकों की संख्या अधिक रही है। वहीं पर्यटन विकास निगम धर्मशाला के एजीएम कैलाश ठाकुर ने बताया कि निगम के होटल वीकेंड पर पूरी तरह से पैक रहे। शनिवार शाम को शिमला में पर्यटक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे पर्यटन कारोबारियों को कुछ राहत की उम्मीद बंधी है। राजधानी शिमला की ढली संजौली बाईपास पर शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब अचानक पहाड़ी दरक गई। इस घटना में कई हरे भरे पेड़ धराशायी हो गए।
बिजली की तारें टूट गई और भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। अचानक हुए इस भूस्खलन से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। जान बचाने के लिए सड़क पर मौजूद लोग इधर उधर भागते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। मलबा गिरने का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, जिससे बाईपास सड़क करीब 2 घंटे तक बंद रही और दोनों ओर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा निजी प्लॉट पर अवैध कटिंग कार्य किया जा रहा था। बताया गया कि शाम करीब 4 बजे जेसीबी मशीन से खुदाई के दौरान पहाड़ी दरक गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जो कि राहत की बात रही। सूचना मिलते ही नगर निगम के वास्तुकार राजेश शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्लॉट मालिक से काम के लिए अनुमति पत्र मांगा, जिस पर भूमि मालिक ने जिला प्रशासन से मिली अनुमति दिखाई। निगम के अनुसार इस कार्य के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अब इस मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह क्षेत्र हाल ही में निगम के न्यू मर्ज एरिया में शामिल किया गया है। चूंकि अब यह इलाका नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल यहाँ के भवनों का रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की जानी है। घटना के चलते इलाके में कई मकानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। मौके पर बिजली विभाग की टीम ने तत्परता से कार्य करते हुए आपूर्ति बहाल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। फिलहाल नगर निगम ने मौके पर चल रहे सभी कार्यों को बंद करवा दिया है और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। शिमला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर के 203 साल पूरे होने पर मंदिर परिसर में आज विशेष आयोजन किया गया। अमावस्या के पावन अवसर पर माता काली के भक्त भारी संख्या में मंदिर पहुंचे। समारोह की शुरुआत सुबह भव्य आरती के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने माता के जन्मोत्सव को बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया। दिन भर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और पूजा पाठ का आयोजन चलता रहा। रात के समय विशेष रूप से एक भव्य हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्तजन सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ आहुतियां अर्पित करेंगे। बताते चले कि जब शिमला को श्यामला के नाम से जाना जाता था, तब से ही माता काली यहाँ विराजमान है। इसी तिथि में 202 साल पहले माँ की स्थापना हुई थी। स्थापना मतलब कि यहाँ का लोकल लोग बोलते हैं कि जन्मदिन है। मैं जन्मदिन को तो मैं हमको इसको ये नहीं कहते कि माँ का प्रतिष्ठा हुआ था, स्थापना दिवस है। इसी तिथि में माँ की स्थापना हुई थी। आज जो भव्य जो मंदिर देख रहे हैं, ऐसा भव्य मंदिर पहले नहीं था। पहले मंदिर के बैक साइड में जो लिंक रोड गया माल रोड के साथ जुड़े हैं, चार घर के पास लगे, तो वो ये पहले नाले जैसा था। पहले यहाँ पे एक रामचरण ब्रह्मचारी नाम जी के ब्रह्म जी वो पूजा पाठ करते थे। जब यहाँ पे इंग्रेज जब ब्रिटिश राज चल रहा था, इंग्रेज जब काम कर रहे थे, तो देखे कि एक बुजुर्ग तो यहाँ बैठे हुए माँ के अर्चना जैसे कर रहे हैं, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ जब भव्य रूप होने लगे, उस दरमियान क्या हुआ ना, इंग्रेज एक पिंड रूप में थे, पिंड को भी खंडित करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम इंग्रेज के भी डेथ हो गया था। बाद में एक गोरखे भी थे, गोरखे की राज बहुत था 202 साल पहले। हिमाचल में खासकर शिमला में गोरखों का बड़ा भारी रोल था। उन्होंने भी खंडित करने की कोशिश की थी, फिर उनके डेथ हो था। लेकिन माँ का सपना देश हुआ। सपना देश के बाद वो पिंड जो है उसको खंडित जो करते उसको संरक्षण करके रखा हुआ। माँ के जो बाएं तरफ जो मूर्ति विराजमान है, खास करके यहाँ का तकरीबन लोग जानते कि ये हनुमान जी है, जबकि हनुमान जी ने है। माँ के दोनों तरफ दो देवियाँ हैं। दो देवी, माँ के बाएं तरफ जो देवी है समला दुर्गा। इस टाइम एक क्या हो, बाद में इंग्रेज के द्वारा जब शिमला चुक्ति हुआ, इंग्रेज के द्वारा दिया गया नाम शिमला हुआ। पहले लोग शिमली बोलते थे, समला बोलते थे, लेकिन दोनों का नाम बदल के इंग्रेज के द्वारा दिया गया नाम वो शिमला हो गया।
माँ के दाएं तरफ जो मूर्ति है वो मंगल चंडी, चंडी के बिना कोई पूजा नहीं होती, तो चंडी माता विराजमान है। मंगल चंडी मतलब कि सभी को मंगल करने के लिए माता जो है देवी वो मंगल चंडी। आज अमावस्या जो है हर महीना एक अमावस्या एक पूर्णमासी आती है, ये विशेष पूजा होती है। तो आज के दिन जो पूजा हुआ माँ के जो अभिषेक पूजा हुआ मतलब स्थापना दिवस में जो पूजा हुआ ये विशेष रूप से पूजा होती है, नित्य पूजा नहीं है। नित्य पूजा में एक टाइम का समय का पाबंदी होता है, आज के दिन कोई पाबंदी नहीं था। आज ये पूजा हुआ विधिवत रूप से उपचार का मतलब कि एक पंच प्रचार, पंच में 5 उपचार से पूजा जो होती है पंच प्रचार, वो समय के प्रावधान के बाद से हमें 4 घंटे के बाद आसन छोड़ना है, इसलिए वो विधि विधान रहती है और पाबंदी रहती है समय के, इसलिए जल्दी होता है। आज कोई पाबंदी नहीं है, जिन पंडित जी ने आसन में बैठे वो समय के अनुसार पर्याप्त समय लेकर पूजा कर सकते हैं, इसलिए 16 उपचार 16 प्रकार उपचार के साथ माँ की पूजा हुआ, पूजा संपन्न हो गया, हवन आरती भी हो चुके और हवन भी संपन्न हुआ। जो लोग आते हैं उनके कुछ जादू टोना के होते हैं, कोई बोलते कि मेरे को बच्चे को ऐसा कर दिया, फलाने को ऐसा कर दिया कि ऐसा, तो मैं तो बोलूँगा कि यही बात जानता हूँ, किसी को मारना है तो उसको गलाघोट या किसी का से मरना पड़ता है, किसी ऐसा जादू टोना होती है। लेकिन माँ के आशीर्वाद आते हैं, माँ के चरण जल जो देते हैं, माँ के आशीर्वाद से बैठा कर पूजा करते हैं, माँ के आशीर्वाद से मैं बताऊँ तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गेयटी थिएटर में हिमालय साहित्य एवं पर्यावरण मंच के तत्वावधान में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गजल लेखक कुलदीप गर्ग द्वारा लिखित किताब उजालों का हुजूम का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कुलदीप गर्ग ने कहा कि गजल लेखन मात्र शब्दों से खेलना नहीं है, बल्कि शब्दों से प्रेम करना एक साधना है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से संवेदनाओं और विचारों को गहराई से व्यक्त करने का प्रयास किया है। लिखने का शौक लगभग 12-14 साल की उम्र से है, लेकिन मैं पहले कविताएं कहता था। गज़ल बहुत बाद में कहनी शुरू की, और गज़ल का जो मेरा सफ़र है वो ज़्यादा तवील नहीं है। और जो मेरे गुरु हैं वो श्रद्धेय विजय कुमार स्वर्णकार जी हैं, और जितनी भी विधा इस गज़ल में बारीकियां हैं वो सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा। बात एक गज़ल की जो जिज्ञासा थी कि थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, वो मन की जिज्ञासा थी जिसकी खोज निरंतर जारी रही। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने गुरु आदरणीय विजय कुमार स्वर्णकार जी से मिला, और मुझे ये विधा, उनका जो शिल्प है वो मैंने जाना और जान रहा हूँ, क्योंकि किसी भी विधा में कोई आदमी पारंगत नहीं हो सकता। गज़ल एक कठिन विधा है, और इसमें आपको जो इसके नियम हैं वो बहुत ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसकी बहर है, काफिया है, रदीफ है, और इन्हीं चीज़ों से शेर नहीं हो सकता अगर उसमें तगज़ुल ना हो। शेरियत का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं आपको एक आधा शेर सुना देता हूँ किसी भी उसमें, इश्क से बड़ी कोई मैकशी नहीं होती। अभी आपने इश्क की बात की, इश्क से बड़ी कोई मैकशी नहीं होती, इसको जज्ब करने से तिश्नगी नहीं होती। वक्त की ज़रूरत को बंदगी नहीं कहते, वक्त की ज़रूरत को बंदगी नहीं कहते, हाथ बस मिलाने से दोस्ती नहीं होती। तो गज़ल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं आपको एक आधा मतलब और सुना, एक आधा शेर और सुना देता हूँ। खामोशी जब पहाड़ चुनती है, खामोशी जब दहाड़ चुनती है, रहजनी कोई आड़ चुनती है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर उमंग फाउंडेशन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की स्मृति में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और समाज में मानवता का संदेश फैलाना था। रक्तदान शिविर में एक चिता की प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई थी, जिस पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही एक सिग्नेचर कैंपेन भी आयोजित किया गया, जिसमें एक बड़े बैनर पर उपस्थित जनसमूह ने हस्ताक्षर कर अपने समर्थन और संवेदना प्रकट की।
ये उमंग फाउंडेशन का ये इस साल का तीसरा रक्तदान शिविर है, लेकिन ये खास इसलिए है कि इसको हमने उन लोगों की पुण्य स्मृति में लगाया है जिनको 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में इस्लामी आतंकवादियों ने गोलियों से भूनकर शहीद कर दिया था। उनकी पुण्य स्मृति को याद करने के, उनको नमन करने के लिए और आक्रोश व्यक्त करने के लिए और सरकार से ये मांग करने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए, आज यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र रखा है जिसमें चिता है, उसके ऊपर लोगों ने फूल चढ़ाए, सैकड़ों लोगों ने उसके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सिग्नेचर कैंपेन है, एक बैनर पर लोगों ने सिग्नेचर किए कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हिंदू शहीदों को, और दूसरा उसके साथ ही पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के भी ये हस्ताक्षर अभियान था। इसमें रक्तदान शिविर का उद्देश्य है कि हम उन मरीजों को जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और जिनको रक्त का संकट है, उनको हम जीवन दान देने के लिए कोशिश कर सकें। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की टीम यहाँ पर आई हुई है और वो रक्त संग्रह कर रही है, और हमारा उद्देश्य ये है लोगों में जागरूकता आए, लोग ये सोचें कि पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवादी क्या कर रहे हैं देश में और हिंदू समाज कैसे संकट के दौर से गुजर रहा है। लोगों को जागरूक करना ताकि वो पहचाने कि हमारे आसपास और सीमा के पार शत्रु कौन से हैं, और जिस जो है बुरी तरीके से उन लोगों की हत्या की गई, नरसंहार किया गया, सबका दिल दहल गया। तो हमने आज इनको सबको यहाँ पर याद किया, और हम सब जानते हैं कि एक बार ब्लड डोनेट करने से हम 3 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कण 3 अलग अलग मरीजों को दिए जा सकते हैं। यदि एज 18 साल और वजन 45 साल या उससे अधिक, 45 किलो या उससे अधिक है, तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, इससे कोई कमजोरी नहीं आती है। मैंने स्वयं 1 जनवरी को 99वीं बार 100 से 1 कम बार रक्तदान किया है। इस अनुभव के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि इससे अच्छी, रक्त देने से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, और शहीदों को इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि भी नहीं हो सकती है।